तो आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल से लेकर ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर। बहुत सिंपल सा चैप्टर है यार, और इसमें बहुत सारी क्रॉप्स हैं। ऑल्दो हम सारी क्रॉप्स को ऐसा डीप नहीं पढ़ेंगे ना, आप बोर्ड्स टाइम पर और एमपी बोर्ड्स टाइम पर सारी क्रॉप्स को डीप मत पढ़ने चले जाना, क्योंकि अगर वहां चले गए तो फिर फंस जाओगे, क्योंकि इतना वास्ट है ज्योग्राफी, तो आप सब नहीं पढ़ पाओगे। अपने को एक सिलेक्टेड चीजें पढ़नी पड़ेगी, तब जाके हम 20 आउट ऑफ 20 जो ज्योग्राफी में कहते हैं वो हमें चाहिए रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्रीकल्चर में हम क्या पढ़ें, किसमें क्या करें। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर हमारे भारत देश का सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ भी करता था और आज भी है। लगभग आप बोलो तो 45% जनता आज भी खेतीबाड़ी करती रहती है। चाहे आप यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, या साउथ में जाओ तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ईस्ट में जाओ तो असम, मणिपुर, मेघालय, और वेस्ट में जाओ तो गुजरात, राजस्थान जैसे स्टेट्स के अंदर बहुत खेतीबाड़ी देखने को मिलती है। अभी जो खेतीबाड़ी होती है, इस खेतीबाड़ी को 3 तरह की फार्मिंग में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहली जो करी गई है वो करी गई है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बहुत सिंपल मतलब होता है यार प्रिमिटिव। इंग्लिश में हिंदी में प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने। हिंदी में प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने, यानी ऐसी खेती जो बहुत पुराने तरीके से चलते आ रही है, छोटी छोटी जमीन पर होती है, ज्यादा मॉडर्न टूल्स यूज नहीं करते हैं, पुराने जो इरिगेशन फैसिलिटीज होती है, मॉनसून पे डिपेंडेंसी, ज्यादातर इरिगेशन को ज्यादा सप्लाई नहीं मानना, वो जो इरिगेशन होता है इसको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। बच्चा लोग, इसी एग्रीकल्चर का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और कहीं कहीं पर इसको झूमिंग भी बोला जाता है। ये भी आपके एक एनसीईआरटी में एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में ये सब लिखा रहता है। सर स्लैश एंड बर्न का क्या मतलब है, कभी कभार पूछ लेता है। स्लैश एंड बर्न का बड़ा सिंपल सा मतलब है, मान लेते एक जमीन होगी, उस जमीन पर पेड़ पौधे उग रहे हैं, बहुत बेकार सी जमीन है, फॉरेस्ट उगा हुआ है। अब फार्मर क्या करेगा, इस जमीन के ऊपर जितनी फसल है उसको जला देगा। जलाने के बाद जो ऐश निकलेगी वो ऐश एक्ट करेगी एज अ मैन्योर, एज अ आप बोल सकते हो खाद की तरह ऐड करेगी, और वो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देगी। अब जैसे ही सारा लैंड क्लियर हो जाएगा, फार्मर का काम हो गया, फार्मर उससे खेती कर लेगा। अच्छा, अब ये जो जमीन है वो ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं करेगी, तो वो क्या करेगा, जैसे ही उसकी जमीन बेकार हो गई, बंजर हो गई, उस जमीन को छोड़कर वो दूसरी जमीन पे चले जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कहीं कहीं पर इसको एक और वर्ड से भी बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि आप इसमें बार बार शिफ्ट करते रहते हो, तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। एक बार इसको देखें, बहुत कम जगहों ये यूज होती है, फ्यू पॉकेट्स में यूज होती है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे लैंड होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला प्रिमिटिव टूल्स, पुराने टूल्स, हो गया, डाउ हो गया, डिगिंग स्टिक्स हो गई, फैमिली, कम्युनिटी, और ज्यादातर मानसून पे डिपेंड्स रहते हैं। नेचुरल फर्टिलिटी, प्राकृतिक एंड एनवायरमेंट कंडीशंस के लिए ज्यादातर ग्रो होते हैं। ठीक है। सेकेंड अगर आए तो है इंटेंसिव फार्मिंग या इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। अब सर इंटेंसिव का मतलब ये होता है ओवर प्रेशर, यानी यहां पर जमीन के ऊपर प्रेशर रहेगा, यानी जो फार्मर है वो ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे चीजों में खुश हो जाएगा, वो चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं। तो इंटेंसिव फार्मिंग देखो एक बार यार इसको, इट इज प्रैक्टिस इन द एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन। जहां ज्यादा पॉपुलेशन होती है वहां ये प्रैक्टिस करी जाती है। इट इज द लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, यानी लेबर का सबसे ज्यादा यूज होता है, मशीन यूज नहीं करते। वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, बायोकेमिकल इनपुट्स का मतलब हो गया सर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह, एंड इरिगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग द हायर प्रोडक्शन। ज्यादातर हायर प्रोडक्शन के लिए ये यूज होती है। बट जो हमारे लिए सबसे मेन है वो एक ही है, जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। सर जब भी ये वर्ड आता है कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब ही होता है विच इज डन फॉर अर्निंग मनी, विच इज डन फॉर अर्निंग मनी, दैट इज कॉल्ड एज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में हमेशा पैसे की बात होती है। अब सर क्योंकि पैसे की बात होती है तो फार्मर ज्यादा से ज्यादा चाहेगा कि मैं बड़ी सी बड़ी जमीन पे खेती करूं, ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स डालूं, ज्यादा से ज्यादा मशीन्स यूज करूं, ज्यादा से ज्यादा HYV सीड्स डालूं। ये कमर्शियल फार्मिंग होती है। यहां पर मशीन्स का यूजेज होता है, लेबर का भी यूजेज होता है, तो ये हमें मेक श्योर करना पड़ता है। देखो यार ध्यान से, इट इज यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, जैसे HYV हो गए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो गए,
केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जमीन बड़ी होती है, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होती है, मॉडर्न मशीनरी यूज करते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मिंग होती है। अच्छा सर, एक ऐसे ही तरह की एक और होती है प्लांटेशन। आपने नेशनलिज्म इन इंडिया में भी देखा था प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब बड़ा सिंपल होता है, प्लांटेशन सिर्फ टी और कॉफी की होती है, और जैसे शुगर केन की भी होती है, बनाना की भी होती है। प्लांटेशन की खास बात बस एक ही रहती है, प्लांटेशन में खेत पर सिर्फ एक क्रॉप उगती है। जैसे यूजुअली खेती में क्या होता है, हम एक खेत के ऊपर 2-3 क्रॉप्स उगा सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग जिसको आप बोलते हो। बट प्लांटेशन में एक खेत पर सिर्फ एक ही क्रॉप चलती है। टी है तो टी उगाओगे, कॉफी है तो कॉफी उगाओगे। और याद रखना ये लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव है नहीं, यहाँ पर सबसे ज्यादा लेबर लगता है, क्योंकि जो टी बीन्स होते हैं और कॉफी बीन्स होते हैं, इनकी एक चीज होती है, ये मशीन से निकालोगे ना खराब हो जाएंगे। इनको बहुत स्किलफुल और चीप लेबर, सस्ता लेबर चाहिए जो इत्मीनान से, नाजुकता से वो सीड निकाले, बीन्स निकाले और उसको मार्केट में बेच दे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है प्लांटेशन। देखो, इन दिस फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन। जो इसकी सबसे खास बात है वो सिंगल है, कि एक ही क्रॉप ग्रो होती है। द प्लांटेशन इज अ इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ज्यादातर लंबे जमीन पर, कभी कभार कैपिटल इंटेंसिव भी, मशीन्स भी, विद द हेल्प ऑफ लेबर्स। जैसे मैंने बोला, सस्ता और स्किलफुल लेबर्स। All the produced industries, tea, coffee, rubber, sugarcane, banana are the important plantation crops. तो ये हमें मेक श्योर करना पड़ता है। सर फिर आए आगे, जो कि है क्रॉपिंग पीरियड, क्रॉपिंग टाइम। बहुत सिंपल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार। ये 3 होते हैं, खरीफ, रबी और जैद। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, खरीफ, रबी, जैद। खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जिनको ज्यादातर जो सोन किया जाता है वो रेनफॉल के समय किया जाता है, और जब इन्हें हार्वेस्ट करते हैं यानी जब निकालते हैं तो आप बोल सकते हो ये विंटर के समय ज्यादातर निकाल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक चावल खरीफ क्रॉप है। सर इसी तरीके से जो रबी क्रॉप होती है, इसको उगाया जाता है लगभग विंटर के दौरान, और हार्वेस्ट करा जाता है आप बोल सकते हो समर के दौरान, गर्मी के दौरान। एग्जाम्पल के तौर पर गेहूं या वीट। जैद क्रॉप वो क्रॉप है जो रबी एंड खरीफ के बीच में जो समय बचता है, जो इक्का दुक्का महीने का समय बचता है, रबी और खरीफ के बिटवीन में उगाया जाता है। ज्यादातर आप बोल सकते हो मई का महीना, मई और हल्का हल्का जून का महीना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, क्यूकुम्बर है, तो सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। ये एज सच तो बोर्ड्स और दूसरे एग्जाम्स नहीं पूछते, क्योंकि बहुत बेसिक चीज होती है। मेन जो हमें समझना है अब वो सारी क्रॉप्स है। देखो बच्चों, याद रखना, हम सारी क्रॉप्स अगर पढ़ने चले गए डीप में तो प्रॉब्लम वही है कि यार पूरा कोर्स कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो हमें बहुत टेक्निकली ज्योग्राफी को करना रहता है। ज्योग्राफी में सारी क्रॉप्स को अच्छे से नहीं करेंगे, जो मेजर है वो करेंगे, जैसे राइस, व्हीट, पल्सेस, आपका जूट इंडस्ट्री, कॉटन का आ जाएगा। तो कुछ ही है जो हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं चावल। ये बहुत ज्यादा खाई जाती है साउथ के अंदर। साउथ में जो है ना, जैसे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ की जो स्टेट्स है, ये ज्यादातर चावल को अपना स्टेपल क्रॉप मानते हैं। स्टेपल यानी रोज खाने वाली चीज, तो इट्स अ स्टेपल क्रॉप, स्टेपल फूड क्रॉप। अच्छा, फूड क्रॉप है, खाने वाली क्रॉप है। अवर कंट्री इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। हमारी कंट्री चावल की सबसे बड़ी दूसरी कंट्री है चाइना के बाद। मैंने जैसे पहले भी लिखा था, ये खरीफ क्रॉप है, इसको बारिश में उगाया जाता है, हार्वेस्ट हम कर लेते हैं इसको लगभग विंटर के दौरान। विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। जहां अच्छी रेनफॉल हो वहां ये उगाना में थोड़ी प्रॉब्लम करती है, बट अगर आप सूटेबल इरिगेशन लो, सूटेबल पानी दो, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, उसकी वजह से, तो जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ज्यादातर नदन पार्ट्स में आपको ये ग्रो होते हुए दिख जाती है। चावल के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट क्रॉप आती है वो आती है गेहूं, व्हीट। व्हीट भी आप देखो तो नॉर्थ में ज्यादा कंज्यूम होती है। जैसे चावल साउथ में कंज्यूम होता है, तो व्हीट नॉर्थ में कंज्यूम होता है, जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, यहां पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। ये फूड क्रॉप है, जैसे बताया। देखो कहां कंज्यूम होती है, जैसे मैंने बोला नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, वही नॉर्थ में आ गई यूपी, बिहार, और नॉर्थ वेस्ट में गुजरात, राजस्थान। कौन सी क्रॉप है सर? रबी। विंटर में उगाओगे, हार्वेस्ट करोगे समर के अंदर। रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट टाइम ऑफ द रिपिंग। पकने के समय इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है।
50 से 75 सेंटीमीटर तक एनुअल रेनफॉल। देयर आर द टू इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग इन द गंगा सतलज प्लेन एंड द नॉर्थ वेस्ट ब्लैक सॉइल रीजन। गंगा सतलज प्लेन में आपके आ गए यूपी बिहार, और ये नॉर्थ वेस्ट में आ गए गुजरात राजस्थान। देखो जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, ये सारे जो स्टेट्स होते हैं। देखो इतना याद नहीं करना है कि कितना रेनफॉल, कितना टेम्परेचर, ये पता होना चाहिए फूड क्रॉप है, कहां ज्यादातर ग्रो होती है। इसके बाद जो आएंगे वो आएंगे हम मिलेट्स के ऊपर। अच्छा, मिलेट्स 3 अलग अलग क्रॉपों को साथ में मिलाकर बोलते हैं। पहले माना जाता था मिलेट्स जो है वो गरीबों का खाना है, बट आज माना जाता है ये अमीरों का खाना है, क्योंकि इसके अंदर मिलेट्स की सबसे खास बात है इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन इसमें अंदर रहता है। इसमें 3 आते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। ये 3 क्रॉप्स आती है, ज्वार, बाजरा, रागी। तो 3 इंपॉर्टेंट मिलेट्स क्रॉप है। देखो ध्यान से, दो दे आर नोन एज द कोरस रेन, दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू रहती है सर। जैसे फॉर एग्जांपल जो रागी है वो आयरन और कैल्शियम के अंदर सबसे ज्यादा रहती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। ज्वार इज द 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द एरिया एंड प्रोडक्शन। ज्वार हमारे लिए सबसे 3rd देश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। इट इज द रेन फीड क्रॉप, रेन फीड क्रॉप है, यानी आप बोल सकते हो रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप हो गई है, विद हार्डली नीड्स इरिगेशन। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये मिलेट्स होती है जिसके हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, ज्वार, बाजरा, रागी, ये 3 हम इसके अंदर लेते हैं। 4th क्रॉप पे बनेंगे तो वो आएगा मेज, मक्का। मक्का जो होता है, मेज एक फूड क्रॉप भी है, फूडर क्रॉप भी है, खाने वाली क्रॉप भी है, खिलाने वाली क्रॉप भी है। तो मक्का देखिए, इट इज अ खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप है। इसको चाहिए टेम्परेचर बिटवीन 21 से 27, ग्रोज वेल इन द ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। आपने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में पढ़ा है ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, जिसको आप भांगर बोलते हो, भंगार बोलते हो। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मक्का इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो। तो ये भी एक चीज है कि मक्के को ठंड के मक्के को जो बोलते हैं ना ठंड का सीजन है, वो भी वर्क कर जाता है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स जैसे HYV सीड्स, HYV सीड्स आप बचपन से जानते हो, ग्रीन रिवॉल्यूशन, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा है। कौन कौन है मेजर प्रोड्यूसर? कर्नाटका, MP, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। एक दो स्टेट्स याद होनी चाहिए, काफी है। पल्सेस, दाल वगैरह, पल्सेस की खास बात क्या होती है? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। हमारे यहां पर पल्सेस, दालें वगैरह बनती भी ज्यादा है, खाई भी बहुत ज्यादा जाती है। वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है कि वेजिटेरियन में सबसे इंपॉर्टेंट ये मानी जाती है। तो देखो, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। मेजर ऑफ द प्रोटीन सोर्स है, जैसे मैंने बोला वेजिटेरियन डाइट के अंदर इंडिया में जैसे अरहर हो गई, उड़द हो गई, मूंग, मैसूर, पीस, काफी सारी दालों के नाम है। जैसे कुछ मेजर प्रोड्यूसर कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, यहां पर आपको मेजर प्रोड्यूसर दिख जाएंगे। फिर आ जाए आप फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, मतलब ऐसी क्रॉप्स जो खाने लायक तो नहीं है बट उसके काम कुछ और होते हैं। गन्ना, शुगर केन वो क्रॉप है जिसको ऑलमोस्ट एन ईयर लगता है, कि एक पूरा साल ही लग जाता है भाई उगने के अंदर। इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए, गन्ने से हम गुड़ बना पाते हैं, शक्कर बना पाते हैं, खंडसरी बना पाते हैं। शक्कर, गन्ने की एक प्रॉब्लम भी है कि इसका जो कूड़ा कचरा बचता है उसको बैगेज बोलते हैं, बैगेज। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमारे इंडिया में बैगेज की बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कि हम इसको यूं ही फेंक देते हैं, ज्यादा इसका यूजेज नहीं होता है। तो देखो, it is tropical as well as subtropical crop. It is well grown in hot and the humid climate with the temperature of 21 to 27 and annual rainfall between 75 and 100. जैसे मैंने आपको बोला, पूरा साल लगभग लग जाता है। Irrigation is required in the regions of low rainfall. जहां कम बारिश होगी वहां आपको suitable पानी देना पड़ेगा। It can be grown on the variety of soils and need manual labor. मतलब मैनुअल लेबर यानी मशीन से काम नहीं होगा, आपको हाथ से निकालना पड़ेगा। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील। ब्राजील फर्स्ट पे, हम सेकंड पे। मेन सोर्स है शुगर, गुड़ जिसको जैगरी बोलते हैं, खंडसरी, मोलेसेस। द मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग आर यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा। एक दो नाम याद रखेंगे, ज्यादा हमें याद नहीं रखना है। फिर आओगे आप ऑयल सीड्स के ऊपर, जैसे आपका हो गया सोयाबीन ऑयल हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये सारे ऑयल हो जाते हैं। अच्छा, 2018 के अंदर वी वर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंडनट आफ्टर द चाइना।
कुछ मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग जैसे क्या क्या है, ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, तिल है, सोयाबीन है, कैस्टर सीड्स हैं, कॉटन सीड्स हैं, लाइन सीड्स हैं, सनफ्लावर है, काफी सारे नाम से। ये एडिबल ही होते हैं, एडिबल यानी खाने लायक, और कुछ होते हैं जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी काम आ जाते हैं, कुकिंग मीडियम्स। हाउएवर सम ऑफ दीज आर आल्सो यूज्ड एज द रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स यानी जहां पर स्किन प्रोडक्ट्स लिंक हो जाते हैं, जो स्किन के लिए यूज होते हैं, क्रीम्स वगैरह टाइप ऑफ। गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट आफ्टर द राजस्थान एंड तमिलनाडु। तो ये आपका ऑयल सीड्स होता है, छोटा सा ही रहता है। आगे बढ़ेंगे, टी और कॉफी एक बिवरेज क्रॉप है। बिवरेज यानी ये खाने वाली क्रॉप नहीं है, पीने वाली क्रॉप है। और मैंने आपको पहले ही बताया, टी और कॉफी की फार्मिंग नहीं होती, टी और कॉफी का प्लांटेशन होता है। तो देखो, टी इज द एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट बिवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय ब्रिटिश। देखो भाई, हम लोग चाय कॉफी पीते नहीं थे, ये तो फिरंगी आए और फिरंगियों ने हमें चाय और ये जो कॉफी है इसकी लत लगवा दी, और आज आप देखो तो हर घर में चाय और कॉफी के बिना सुबह होती ही नहीं है। तो ये ब्रिटिशर्स लाए थे। मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन इंडियंस के ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में ग्रोन हो जाती है। डीप और फर्टाइल सॉइल चाहिए, रिच एंड ह्यूमस ऑर्गेनिक। टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, जैसे मैंने बोला भी था कि आप मशीन से नहीं कर सकते, आपको हाथ वाला लेबर चाहिए, वो भी स्किलफुल और चीप, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ टाइप ऑफ लेबर। देखो, इट रिक्वायर्स अबंडेंट मतलब बहुत मात्रा में, चीप, स्किल लेबर। मेजर टी प्रोड्यूसिंग आपको पता ही है, असम है, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग है, जलकपुरी डिस्ट्रिक्ट से, बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है। इसी तरीके से कॉफी वही जैसे मैंने बोला प्लांटेशन क्रॉप है। इंडिया की कॉफी अपनी गुड क्वालिटी के लिए जाने जाती है। द अरेबिक वेराइटी इनिशियली ब्रॉट बाय यमन। यमन एक देश का नाम है, इन्होंने सबसे पहले भारत के अंदर लाई थी। प्रोड्यूस इन द कंट्री, द वेराइटी इज द ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में हमारी सबसे ज्यादा डिमांड है। इनिशियली इसका कल्टीवेशन हुआ था बाबा बुदम हिल्स के, यहां पर, कर्नाटका के अंदर है। एंड इवन टुडे इज द कल्टीवेशन कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। साउथ के अंदर आपको कॉफी सबसे ज्यादा उगते हुए दिखेगी। टी और कॉफी के बाद आ जाएगी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। सर हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर ज्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स का होता है। इंडिया इज द मार्केट ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर किया जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना। चाइना हमें पीछे छोड़ ही देता है। इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल टेम्परेट फ्रूट्स। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बंगाल, ऑरेंज ऑफ नागपुर। चिरापूंजी आई होप यू नो वेरी वेल। चिरापूंजी एक ऐसी जगह होती थी जहां पर विश्व में सबसे ज्यादा रेनफॉल पड़ती थी, आज तो मौसम राव हो गया है। बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, ये हॉर्टिकल्चर में आ जाते हैं। हॉर्टिकल्चर के बाद अब आती है नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड यानी कोई खाने वाने की क्रॉप नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ ये कुछ अलग अलग यूजेस में काम आती है। दो तीन है। पहला है रबड़। रबड़ एक इक्विटोरियल क्रॉप है, इक्वेटर पे ग्रो होती है। रबड़ का काम आपने सुना भी होगा, टायर्स, ट्यूब्स एंड जितनी भी चीजें होती है वहां पर ये यूज आ जाता है। जैसे मैंने बोला इक्वेटोरियल क्रॉप है। इट इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, रेनफॉल 200 से ज्यादा, टेम्परेचर 25 से ज्यादा। रबड़ इज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा काम आता है। इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो ये आपका रबड़ का ज्यादातर यूज होता है। फाइबर क्रॉप, कॉटन, जूट, सिल्क। सिल्क आपको पता होगा सिल्क वॉर्म से निकालते हैं, तो जो सिल्क वॉर्म से निकाला जाता है उस प्रोसेस को बोलते हो सेरीकल्चर। ये रहा, उस प्रोसेस को आप बोलते हो सेरीकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। अब जरा कॉटन और जूट को समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। पहले तो कॉटन का आपको पता होगा ब्लैक सॉइल लगता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में ये ब्लैक सॉइल ज्यादातर देखने को मिलता है। महाराष्ट्र क्योंकि यहां पर मिलता है तो ज्यादातर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और इन एरियाज में आपको उगते हुए दिखेगी। कॉटन मेल इज ड्रायर इन द ब्लैक कॉटन सॉइल, जैसे मैंने आपको बोला। हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए। इरिगेशन 210, फ्रेश फॉरेस्ट डेट, ब्राइट सनशाइन चाहिए ग्रोथ के लिए। खरीफ क्रॉप है, 6 से 8 महीने लगते हैं उगने के अंदर। कौन कौन है सर? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। सर जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। रोप्स वगैरह, मैट्स वगैरह, जो बोरी वगैरह होती है उसमें काम आता था। बट जूट्स की अब थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो गई है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल चीजें हैं जैसे नाइलॉन, वो सबसे इंपॉर्टेंट आ गया है इसके अंदर।
नोन एज द गोल्डन फाइबर। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए और हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द, ठीक है। बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय के अंदर मेजर जूट बनता है। इट इज यूज इन मेकिंग ऑफ गनी बैग्स, जो बोरे वगैरह होते हैं, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स, अदर आर्टिफैक्ट्स, जो भी चीजें जूट से बन सकती है। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज लूजिंग मार्केट टू द सिंथेटिक फाइबर लाइक द नायलॉन। बट एक और चीज है, जूट ऑर्गेनिक है तो अभी धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ भी रही है। चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि चैप्टर में ज्यादातर यही पूछता है एग्रीकल्चर किस तरीके से अच्छा हुआ, कैसे इसमें से क्वेश्चंस बन सकता है, क्या क्या गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजिकली और इंस्टीट्यूशनली सपोर्ट दिया है फार्मर्स को। एक तो आप जानते ही हैं दैट इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो बहुत 1960-1970 के दौरान किया गया। उसके अलावा भी काफी चीजें करी गई थी, जैसे एक था एमएसपी, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, यानी फार्मर्स को मिनिमम इतना पैसा तो देंगे ही इस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। फिर फार्मर्स के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज अच्छी करी जाती है, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी स्कीम्स लाते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर की अलग योजनाएं लाई जाती है। तो काफी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी है। तो देखें जरा इसको। अच्छा, पहला है कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब होता है कि जमीन को एक साथ कर दो और फिर प्रोडक्शन करो। ऐसा क्या होता है कि इंडिविजुअल फार्मर कर रहा है, बट आप क्या करो, साथ में लेके आ दो तो इससे फायदा भी मिलेगा। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, ये जो ब्रिटिशर्स ने लाया था जमींदारी सिस्टम, इसको अबॉलिश करा। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए इंडिपेंडेंस के बाद। लैंड रिफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान जब देश ने पहला 5 वर्षीय प्लान निकाला 1951 में और 1956 में, मतलब 5 साल का, तब उन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर पे फोकस किया था। द राइट टू इनहेरिटेंस ऑलरेडी, ये फ्रेगमेंट्स हो गए थे। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े हो जाना जमीन के। इन टुकड़ों को साथ में करके कंसोलिडेट करके, इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, एक कलेक्टिवाइजेशन किया गया, मतलब जमीन को एक बड़ा बनाया गया और जमीन बड़े बनाने की वजह से खेती अच्छी होने लगी। द ग्रीन रिवॉल्यूशन, जैसे मैंने बोला टेक्नोलॉजी। व्हाइट रिवॉल्यूशन आपको पता होगा, डेयरी के अंदर आया था, जो डेयरी सेक्टर था, ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं सम ऑफ द स्ट्रेटेजीज। फिर किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, काफी सारी गवर्नमेंट ने करी है। गवर्नमेंट ये भी धीरे धीरे ट्राई करती है कि प्राइस, जो मैंने एमएसपी बताया, उसको सस्टेन किया जा सके। तो चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, राइस, व्हीट, इन टी, कॉफी, इनको आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैप्टर के जो नोट्स है वो आपको गूगल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।